हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू विल जाइएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस। आज 27 दिसंबर, आज के ट्यूटोरियल को डिस्कस करेंगे। सेम पैट रहेगा। देखिए, कुछ एक चीज़ें जो कुछ एक क्वेरीज आ रही हैं, तो मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वहाँ कॉन्टैक्ट करिए। इंटरव्यू रिलेटेड प्रोग्राम भी हमारा आ रहा है, तो जो इस बार मेंस दिया हुआ है, डेट जो भी आएगी हम देख लेंगे। इसके बाद जो प्रीलिम्स के लिए और एससीएस दोनों के लिए हमारा क्रैश कोर्स है, तो आप अवेल करिए। फी कोई बहुत मायने नहीं रखती, फी बड़ा हमारे लिए चैलेंज नहीं है। इस तरीके की फी है कि जो भी पढ़ना चाहे उसके लिए कभी ये बैरियर नहीं होने वाला। स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। एक इंडिया का प्लेन था जो निकारागुआ के लिए जा रहा था, और अचानक से फ्रांस के पास एक इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि जो प्लेन है इसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। मैक्सिमम लोग जो पूरे के पूरे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ट्रैप में फंसे हुए हैं। इसके बाद फ्रांस की जो एजेंसीज हैं वो प्लेन को लैंड कराती हैं। लैंड कराने के बाद उसे डिटेन कर लिया जाता है। उसके अंदर 303 पैसेंजर होते हैं अराउंड, ये डेटा है। इस 3 से 4 दिन का ये डिटेंशन रखा जाता है। काफ़ी न्यूज़ चलती है कि इसमें काफ़ी चौंकाने वाली खबरें निकलती हैं। पहली चीज़, 25 ऐसे लोग हैं जो असाइलम चाहते हैं फ्रांस के अंदर। अब असाइलम पाने के लिए 6 मंथ का जो लीगल प्रोसीजर होता है, तो ये लोग वहीं स्टे कर गए। दूसरा, इसमें 13 माइनर हैं। कहानी यहीं से, ये जो सारे पैसेंजर हैं ये पंजाब, हरियाणा और गुजरात से जा रहे हैं। तो चैलेंज है वो ये कि आखिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो इतने लार्ज लेवल पे कैसे पॉसिबल है, ये कंसर्न है। और इसी से रिलेटेड बात है। यहाँ हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, किसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानेंगे, इंडिया के अंदर उसको लेके क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, एनसीआरबी का जो डेटा है वो क्या कहता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद ये जो प्लेन है वो फ्रांस से इंडिया पहुंचता है, इंडिया रिटर्न आता है। और यहाँ से जो लोग निकलते हैं, ये देखिए किस तरीके से वो अपना मुंह छिपाए हुए। ये लोग जब इंडिया पहुँचते हैं तो जो सीबीआई है और भी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इनसे रेगरस तरीके से 5 घंटे की पूछताछ करते हैं। उसके बाद इनको जाने दिया जाता है। तो ये पूरा मामला है। समझते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि ट्रेड जो है इलीगल तरीके से करना, और इसके अंदर किसका, ह्यूमन का जो ट्रेड होता है वो किया जाता है। ये जो ट्रेड है इसके पर्पज होंगे। इसका जो पर्पज होता है वो सेक्सुअल स्लेवरी, कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गन और टिश्यूज होता है, देखा होगा आपने। फोर्स्ड मैरिज जो होता है ये भी इसका पार्ट है। फोर्स्ड लेबर एंड डोमेस्टिक सर्विट्यूड भी इसका ये पोर्शन है। मतलब अगर आप जबरदस्ती कोई शादी कराने के लिए भी, ये बीच में ट्रेंड देखा जा रहा था कि उठा के शादी कराई जा रही थी, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये आपने देख लिया। अगर हम इस ट्रैफिकिंग को देखें तो ड्रग एंड आर्म्स के बाद ये 3rd लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है अक्रॉस द वर्ल्ड। कितना बड़ा क्राइम है ये देखिए। और ये इतना बड़ा है तो इतने बड़े लेवल पे इसकी रिच है। अभी और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें रही। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है 2022 का, उसमें कहता है कि 6500 जो ह्यूमन है वो ट्रैफिक विक्टिम जो है आइडेंटिफाई किए गए थे, और जिसमें से 60% जो है वीमेन और गर्ल्स हैं। 60%। इसके साथ एक और भी बात है कि जो एक्चुअल नंबर है वो मच लार्जर हो सकता है। रीज़न कि बहुत सी ऐसे रिपोर्ट्स हैं। आपको पता है कि इंडिया के अंदर औरतों से रिलेटेड कोई कंसर्न्स आते हैं, उसको आदमी लेके नहीं जाता, फिर शादी कैसे होगी, सोसाइटी में हमारी इज्जत का क्या सवाल होगा। इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं। इस वजह से ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाते और इनके डिटेल्स नहीं निकल पाते। चलिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23(1) इसके प्रोहिबिशन से रिलेटेड बात करता है, और ऑलरेडी ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो गया। चाइल्ड से रिलेटेड है। आपको पता है कि यूपीएससी सबसे अगर फेवरेट टॉपिक है तो वल्नरेबल सेक्शन, जिसमें वीमेन और चाइल्ड का से रिलेटेड हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। यहाँ से 23(1) के अंदर प्रोहिबिटेड किया गया है, और इसी को बेस बना के इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ITPA 1956 बनाया गया। क्रिमिनल लॉ एक्ट है 2013, साथ में पोस्को एक्ट 2012। अब पोस्को यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो जितने विक्टिम होते हैं ये अंडर 18 होते हैं, मीन्स ये माइनर होते हैं, और वहाँ पोस्को की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पोस्को एक हार्डर तरीके का
एक्ट है और अगर इसमें कोई डिटेन होता है तो उसके लिए परेशानी लंबी होगी, ठीक है। ये आसानी से इसके अंदर बेल भी नहीं मिलेगी और इसको डील करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। इसमें कई तरीके के जो न्यू मेथड हैं उसको भी इसके अंदर डाला गया है, जिसमें सिंबल्स दिखाना या पर्टिकुलर किसी हुटिंग करना, दिस आल्सो द पार्ट। यहाँ पोस्को जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। और भी जो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इनेक्टमेंट हैं जिसके अंदर आता है ट्रैफिकिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। दूसरा बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट 1976, दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। ये चारों के चारों जो हैं ये इसके साथ एड ऑन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बना रखा है इस तरीके की सिचुएशन को डील करने के लिए, जिसमें पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012 भी है। अब अनफॉर्चुनेटली पंजाब बहुत बड़ा विक्टिम भी है इसका। अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको लेके काफ़ी काम किया हुआ है और कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ATC एंटी ट्रैफिकिंग सेल बना रखी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है, जो स्टेट के साथ जुड़ी हुई है। स्टेट और यूटी के साथ ये कोऑपरेट करती है, उसकी नोडल ऑफिसर्स उसके साथ बैठ के इस क्राइम को देखते हैं, उनको डील करते हैं। जो भी उसके चैलेंजेस हो रहे हों, जो भी चीज़ें हो रही होती है यहाँ देखा जाता है। साथ साथ में टाइम टू टाइम ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एडवाइजरी भी जारी की जाती है MHA के द्वारा। एक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग 2009 में किया गया था, फिर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन डेट 10 में किया गया, मिसिंग चिल्ड्रन डेट 12 में किया गया, प्रिवेंशन एंड कॉम्बैक्टिंग साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन 12 में किया गया। देखिए साइबर क्राइम इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीप फेक का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए आपने PM साहब ने भी इस बात को कई बार उठाया है, तो ये सब देख के चलते रहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम 12 के बारे में एडवाइजरी है। प्रिवेंशन एंड कॉम्बैक्टिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया डीलिंग विथ फॉरेन नेशंस 2012 से रिलेटेड बातें हैं। SOP आया हैंडल ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड चाइल्ड लेबर 13 में, और वेब पोर्टल ऑन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग 14, और इसके साथ ही एसोसिएट SSP एंड BSF इन क्राइम मीटिंग के लिए भी एडवाइजरी। इतनी एडवाइजरी के बाद भी आपको पता है कि हर 5वां बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकर की नज़र में होता है, और अगर बच्चा चला गया तो उसको मतलब कि रिकवरी की पॉसिबिलिटी है वो 20% से भी कम है। तो ये बहुत कॉमन है और इसके ऊपर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आगे बात करें कि ये तो हो गई कि हमने MHA के एडवाइजरी को रिलेटेड बातें करी। MHA ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड भी काम किया हुआ है। रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट किया जाए, उसके लिए पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, उनके साथ जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के से रिलेटेड भी बात की गई है। कैपेसिटी बिल्डिंग रिलेटेड वर्क किया गया है। अराउंड 270 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वर्क किया जा रहा है। जुडिशियल कोलोकियम भी है जिसे संगोष्ठी बोलते हैं, और ये सीधे हाई कोर्ट इसे डील करता है, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो ट्रायल कोर्ट के ऑफिसर्स हैं उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको समझ पाएँ। इसी से रिलेटेड कई तरीके के कंसर्न्स और स्पीडली जो कोर्ट प्रोसेस होता है इसको करने से रिलेटेड बात की गई है। अराउंड 11 हो गया है, 12 ये तो खैर नंबर आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन ये एक रोल है कि जुडिशरी का जो रोल है इसमें इंपॉर्टेंट है, और जुडिशरी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को डील करने में। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कौन से कन्वेंशन है जो ट्रैफिकिंग के लिए बने हुए हैं और इंडिया उसके साथ एसोसिएट है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रांजिशनल और ऑर्गेनाइज क्राइम UNCTOS इसके साथ इंडिया सिग्नेटरी है, उसने रेक्टिफाई किया हुआ है। सार कन्वेंशन भी इंडिया ने किया हुआ है सार कंट्रीज़ के साथ, और बाईलेटरल मैकेनिज्म है जो हमारे नेवर्स हैं या कोई पर्टिकुलर कंट्रीज़ है उनके साथ भी हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU भी है, जो हमारे जिनके अंदर अब जब कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो उनके रेस्क्यू के लिए, रिकवरी के लिए, रीइंटीग्रेशन के लिए हम इसको साइन करते रहते हैं और ये चीज़ें होती है। तो मैंने आपको बताया कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, NCRB का डेटा कैसे काम क्या कह रहा है, ये आपके तो सारे लीगल एक्सपेक्ट थे। इसके इथिकल डायमेंशंस भी हैं। तो इथिकल डायमेंशंस एक केस स्टडी खुद सोचिए कि आप कहीं सेलेक्टेड ऑफिसर हैं और आपका जो एरिया है वो हाईली सेंसिटिव है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, और वहाँ कि जो लोकल ट्रेडिशन है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सपोर्ट करते हैं। तो हाउ कैन डील विथ
दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। आपको इसके ऊपर एक केस स्टडी लिखनी है। आंसर कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पे, या आप जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो INS इम्फाल जो कमेंस किया गया, कल की ही बात है, ये 75% इंडिजीनियस कंटेंट है इसके अंदर। तो जो हमारी इंडिया की जो मैरीटाइम पावर है को सेफगार्ड करेगा नेशनल इंटरेस्ट के लिए। देखिए, वेपन का ये मतलब नहीं होता कि हमें किसी को, वेपन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, पावर देते हैं। इसका निगेटिव इम्पैक्ट है कि वो किसी के ऊपर फायर किए जाएंगे ना। सबसे पहले वो आपको प्रोटेक्शन देंगे, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है वेपन का। तो इसे इस तरीके से समझना है। ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS इम्फाल, मुंबई में, चूंकि मुंबई में वेस्टर्न कोस्ट का जो हेड ऑफिस है वहाँ मुंबई में है, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन इसे पूछ ले, एक रिलेट करके कुछ डाल दे। जो हमारा प्रिंसिपल है, जलमेव वश्यम बलमेव तस्यम, वन हु कंट्रोल द सी इज ऑल पावर। यहाँ से ये पावर प्रोवाइड करता है। चूंकि ये 75% इंडिजीनियस कंटेंट से बना हुआ है, इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ आर्ट वेपन लगे पड़े हैं, सेंसर्स हैं, इंक्लूडिंग सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स लगी है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी पड़ी है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी है, रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर भी लगे पड़े हैं, हेलीकॉप्टर्स, रडार, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है। और साथ में अगर हम इसके साथ इक्विपमेंट लगे पड़े हैं जो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर की कंडीशन में भी मदद करते हैं। ये डिस्ट्रॉयर है और पार्ट है प्रोजेक्ट 15B का। प्रोजेक्ट 15, 15A और 15B, ये 3 पार्ट रहे डिस्ट्रॉयर का, और उन्हीं के अंदर इसको INS इम्फाल नेम इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न, पहली बार नॉर्थ ईस्ट के किसी जगह से इसको रिलेट किया गया है। तो ये थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद जो है INS सूरत आएगा इसी प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट 15B के अंदर में। ये पहला है INS विशाखापट्टनम, और उसके बाद मोरमुगान, और तीसरा है इम्फाल, और चौथा है सूरत आएगा। ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट का नाम लेके क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए, जो ग्रेजुएट हैं वो फेस कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ये डेटा है। इस डेटा में बेसिक चीज़ें हैं और वो आपके इन्हेंसमेंट के लिए यूज़फुल हैं। जो ऑफिशियली डेटा शो किया जा रहा है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का, वो ये कहा जा रहा है कि 2017-18 में 6.1% था, जो 2022-23 में 3.2 हो गया। डेटा शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ये भी कही गई है कि ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसके अंदर जो हाई एजुकेटेड यूथ हैं वो डिसअप्रोप्रिएट चैलेंज फेस कर रहे हैं सिक्योरिंग एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। मीन्स 3 साल के लिए, 2 साल के लिए एडॉक बेसिस जॉब मिल रही है, या कोई पार्ट टाइम वर्क मिल जा रहा है, फ्रीलांसिंग वर्क मिल जा रहा है, ये चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो ये क्या है कि रिमेनिंग ये कंसिस्टेंट स्ट्रक्चरल इश्यूज क्रिएट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ये वर्ड याद रखिएगा और ये वर्ड सीधे मेंशन होना चाहिए। ये भी देखा गया है कि जो हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ में जो लोग जा रहे हैं, इनके साथ चैलेंज है, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया 2022-23 के अंडर में। ये भी समझने की ज़रूरत है। एक बार हम ये कह रहे हैं कि हम रिसर्च को प्रमोट करेंगे, लेकिन रिसर्च के लिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो रिसर्च के लिए कैसे लोग जा पाएंगे, हायर स्टडीज़ में कैसे जा पाएंगे, ये चीज़ें हैं। वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि ब्लू कॉलर जॉब जो है इंडिया में, या वाइट कॉलर जॉब जो है वो है ना, वो उस लेवल पे नहीं। मतलब R&D के लिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो जॉब है वो बहुत अच्छी नहीं है, ये भी दिखा रहा है। यही बात आगे भी बताई गई है कि जो 18-29 एज के बच्चे हैं, इनके अंदर हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये बढ़ा हुआ है। ये अराउंड 36% था 2017-18 में, ये डिक्लाइन हुआ है 2022-23 में 27% तक, बट स्टिल हायर देन प्रीवियस पीरियड। लेकिन पहले के जो पीरियड हैं उनसे अभी भी ये हायर है। इट मीन्स कि हमको इसे और इंक्रीज करने की ज़रूरत है। इसका पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट ये है, और उस तरीके से आपको यहाँ ये डेटा आपके लिए यूज़फुल है। चलिए एक और आर्टिकल देख लेते हैं। व्हाट डज चाइना 2024 इकोनॉमी पॉलिसी लुक लाइक।
इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आज की जो इंडिया की पॉलिसी है वो कितनी फोकस्ड है और कितनी फ्यूचरिस्टिक है। जो राइटर है उन्होंने बताया हुआ है। देखिए, अभी वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हुआ, चेंजेस हुए, और जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हुआ तो आपने देखा होगा कि एक समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में नेशनलिज्म को प्रमोट करने वाले लीडर्स आए। जैसे उधर पुतिन आया, इधर मोदी जी आ रहे हैं, उधर ट्रंप आ गए, और चाइना में जिनपिंग हैं, फिर ब्रिटेन के अंदर भी ये देखा गया, यूरोप के कई कंट्रीज़ के अंदर देखा गया कि नेशनलिज्म प्रमोट हो रहा है। नेशनलिज्म प्रमोट होना बेसिकली एक ट्रेंड था, और इस ट्रेंड के अंदर जब मेनली ट्रंप आते हैं और यूएस इकोनॉमी में ये चीज़ें देखी जाती हैं, प्रोटेक्शनिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके जाने वाली बात करती है। अब डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि हम अपने जो हमारा व्यू है वो है, लेकिन हम उससे ज़्यादा हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस हो रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत होगी कट करने की तो हम कट करेंगे, मीन्स पॉलिसी फॉर्मेशन में हम बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन नहीं रखेंगे। कहने का मतलब ये है डोमेस्टिक मार्केट को हम ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रखेंगे। डी रिस्किंग का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है, और इसी को चाइना अपने वर्ड में कह रहा है कि दिस इज़ अ न्यू पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, जब आदमी पावरफुल होता है या कंट्री पावरफुल होती है तो वो हर चीज़ को अपने न्यू नेम के अकॉर्डिंग रखता है, और यही सिचुएशन चाइना की भी है। इंडिया में भी ये थी, इंडिया जब पावरफुल रहा तो ये चीज़ें रही, और अब इंडिया की भी जो पॉलिसी है उसी तरीके से उसी वे में जा रही है। इन्होंने क्या किया हुआ है, ये मेनली ये चाह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करते हुए डोमेस्टिक मार्केट को भी बैलेंस करेंगे। ये इनका मेनली फोकस, जो न्यू चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है 24 की, इसमें इन्होंने इसका बात पे फोकस किया हुआ है। रीज़न, अभी ये पूरी तरीके से एक्सपोर्ट बेस थे, अब ये चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल, डोमेस्टिक लीड इकोनॉमी को भी बना रखा जाए। इंडिया ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल आपने देखा है ना। हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम अपनी मार्केट की डिमांड को सेल्फ फुलफिल करें, इसके बाद हम आगे की तरफ देखें। तो ये सस्टेनेबल इकोनॉमी का एक इंडिकेशन है। ये भी दिखा रहा है कि जब वर्ल्ड ऑर्डर में किसी तरीके से, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर में दो चैलेंज आपको दिख रहे हैं। एक अनसर्टेन जो डिजीजेज चल रही हैं, है ना, वो कब किधर कोरोना टाइप के कंडीशंस क्रिएट हो जाए, पेंडेमिक सिचुएशन आ जाए, नहीं पता, है ना। सेकेंड थिंग, वॉर की सिचुएशन वर्ल्ड ऑर्डर में चल रही है। कब साउथ चाइना सी में वॉर शुरू हो जाए, कब रेड सी के अंदर अटैक होने शुरू हो जाएं, कब जो मिडिल ईस्ट में कंडीशंस क्रिएट हो जाएं। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए जो ये पॉलिसी है, ये लोकल लोगों के सपोर्ट की, मीन्स अब जो प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है ये काफ़ी हद तक एप्रोप्रिएट है, और इसके अंदर यही सस्टेन कर पाएगी। भाई कल के डेट में पूरी मार्केट बंद हो गई, जैसे कोरोना की सिचुएशन आई, तो फिर क्या हुआ, हम अपने सेल्फ डिपेंडेंट अगर हम नहीं होते तो हम तो बर्बाद हो जाते, हम तो ख़त्म होने के कगार पे खड़े हो जाते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यही बात है। इसके अंदर हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है। चाइना भी ये काम कर रहा है, एग्रीकल्चर सेंटर, इनोवेटिव सेंटर को बढ़ा रहा है, उनको फिस्कल पॉलिसी के अंदर उनको कंसेशन प्रोवाइड कर रहा है, टैक्स रिबेट दे रहा है, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को प्रमोट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहा है। ये सारे वो भी काम कर रहा है, ऑलरेडी इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। आपको इससे ये समझ में आया होगा कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो कितनी विजनरी है। इंडिया इस बात को पहले से समझ रहा है, और इंडिया लास्ट 10 ईयर से इसी के ऊपर पूरी तरीके से फोकस होके काम कर रहा है। अब इसके अंदर देखिए टूरिज्म को भी आप ऐड कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर को भी देख सकते हैं, इंफ्रा को भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिंक है। टूरिज्म को देख लीजिए, अगर इंडिया का ही टूरिज्म इंडिया के लोग ही मैनेज कर लें तो हम काफ़ी हद तक हमें जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो कंसर्न आ रहा है वो मिनिमाइज हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, जब से कोरोना का टाइम ख़त्म हुआ है तब से जब भी जो फेस्टिवल का सीज़न होता है वो कितना ज़्यादा हेवी क्राउडेड हो जाता है। अभी कल परसों की न्यूज़ है कि देखिए हिमाचल और शिमला में जो पूरी रोड है वो 7 आवर 10 आवर का वो वहाँ उसमें ओवर क्राउड हो गई, जाम लग गया। हमारी इकोनॉमी बैलेंस कर रही है, जबकि इस समय हिमाचल की सिचुएशन क्या थी कि हाई फ्लड की वजह से हिमाचल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, अराउंड 10 ईयर पीछे चला गया था। अब इस तरीके से टूरिज्म अगर वहाँ डेवलप हो रहा है, लोग जा रहे हैं, तो वहाँ के लोकलाइट लोगों को ही तो फायदा मिलेगा इसका।
आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ऐसे ही गोवा के बारे में है ना, इसको आप इससे भी जोड़ सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके की जो कनेक्टिविटी हमने बनाई, वंदे भारत ट्रेनें हम चला रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन चलाने के कॉन्सेप्ट को जोड़ रहे हैं, कॉरिडोर हम बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक आ रही हैं और यही कह रही है कि जो आपकी इकॉनमी है वो कितनी मजबूत हो रही है, वो कितनी एडवर्स सिचुएशन को झेलने की क्षमता रखती है, उतना ही आप पावरफुल होंगे। कल मैंने आपको लोन वाली भी सिचुएशन में समझाया था कि किसको लोन, वर्ल्ड ऑर्डर में अगर जीडीपी के ऊपर जो लोन का कॉन्सेप्ट आ रहा है पर हेड के हिसाब से जो बताया जाता है कि 60% 70%, तो कौन सी इकॉनमी सस्टेन करेगी, उसका एक नेक्स्ट फेज है, उसी से रिलेटेड बातें, उसका एक नेक्स्ट फेज है। तो आई होप आपको पूरी क्लियरिटी मिली होगी कि किस तरीके से जो इस समय की इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी है वो हमारे लिए प्रोग्रेसिव है, फ्यूचरिस्टिक है। हाँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसमें चैलेंजेस नहीं है, लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर, क्योंकि अभी भी हमारी जॉबलेस जो ग्रोथ है वो हमारे लिए बहुत बड़ा हर्डल है। रीज़न बीइंग हम सबसे ज़्यादा यंग कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पास वर्किंग एज ग्रुप के लोग हैं और इनको जॉब नहीं मिलेगी तो हमारे लिए ये फ्यूचर में सिविल वॉर की सिचुएशन खड़ी हो सकती है। इट्स अ नॉट स्मॉल थिंग, इट्स अ रियली वेरी बिग चैलेंज। इसको टैकल करने की ज़रूरत है। करप्शन है, गुड गवर्नेंस के नाम पे जो हम कई तरीके के जो प्राइवेटाइजेशंस को हम प्रमोट कर रहे हैं, है ना, वो चीज़ें देखने की, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं है, लैकुना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम सस्टेन कर गए और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए पीठ थपथपाने वाली चीज़ है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के लिए इतना ही, कल के टॉपिक पे मिलते हैं कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और कोई भी कंसर्न हो तो आप हमें कांटेक्ट करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।